आप सुन रहे हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास वैरागी धारावाहिक रूप से। आज सुनिए भाग 3। लगभग 1 महीना हुआ कुंजनाथ की शादी हो गई। तब से वृंदावन फिर नहीं आए। शादी के दिन भी बुखार होने का बहाना करके वे नहीं आए। केवल चरण को लेकर उनकी माँ दिन भर के लिए आई थी, क्योंकि अपने गृह देवता को छोड़कर वो किसी दूसरी जगह नहीं रह सकती। केवल चरण ही 5-6 दिन और वहाँ रहा, चाहे अपनी मनपसंद माँ पाने का कारण हो, चाहे नदी में नहाने का लालच हो, परंतु लौटकर घर जाना वो नहीं चाहता था। बाद में ज़बरदस्ती उसे घर ले जाना पड़ा। तब से कुसुम का जीना दूभर हो गया। शादी से पहले कुसुम को बातों का डर था, अब उन सभी बातों के अक्षरशः पूरा होने का उपक्रम दिखाई देने लगा। अपने भाई को बहुत अच्छी तरह जानती थी। उसे मालूम था कि सास की राय से दादा ये कष्टपूर्ण गृहस्थी छोड़कर अपने ससुराल में जा रहने के लिए व्यग्र होंगे। ठीक वही हुआ भी। जिस पर सेहरा बांध कुंज अपनी शादी करने को गया था, अब उसने उस पर दोष ढोना पसंद नहीं किया। ललडांगे के लोग सुनकर क्या कहेंगे। शादी के समय चालाकी से वृंदावन की माँ ने कुछ नगद रुपए दिए थे। उन्हीं रुपयों से कुछ सामान खरीदकर बाहर रास्ते पर एक छप्पर डालकर उसने मनिहारी की एक दुकान खोल दी, किंतु 1 पैसे की भी बिक्री वहाँ नहीं हुई। महीने भर में 3-4 बार वो नए कपड़े और नए जूते पहनकर ससुराल हो आया। कुसुम से पहले वो बहुत डरता था, किंतु अब नहीं। जब उससे कहा जाता कि घर में आज दाल चावल नहीं है, तब या तो चुपचाप जाकर दुकान पर बैठ जाता या कहीं चल देता और दिन भर गायब रहता। चारों तरफ देखकर कुसुम बहुत घबराई। इकट्ठे किए हुए उसके पास जो थोड़े से रुपए थे वे भी खत्म हो चले थे। फिर भी कुंज ने कुछ ध्यान नहीं दिया। अपनी नई दुकान पर बैठा बैठा वो दिन भर तंबाकू पीता और सोता रहता। 2-4 आदमी जब कभी आ जाते तो उन्हें वो ससुराल की बातें सुनाता और अपनी नई जगह जायदाद की फहरिस्त बताता। उस दिन सुबह ही उठकर कुंज अपने नए वार्निशदार जूतों में तेल लगाकर उन्हें चमका रहा था। रसोई घर से बाहर निकलकर कुछ देर तक उसे देखती रहने के बाद कुसुम ने कहा, मालूम होता है आज फिर नलडांगे जाओगे? कहकर कुंज अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद कुसुम ने कहा, दादा अभी तो उसी दिन तो वहाँ गए थे, जरा मेरे चरण को तो जाकर देखाओ। बहुत दिनों से उसका कुछ समाचार नहीं मिला, मेरा जी घबराता है। कुंज ने चिढ़कर कहा, तुम्हारा जी तो सब बातों में घबराता है, वो अच्छी तरह है। कुसुम को गुस्सा आ गया, किंतु उसने संभल कर कहा, अच्छा ही सही, एक बार देख तो आओ, ससुराल कल चले जाना। कुंज ने कुछ गर्म होकर कहा, कल चले जाने से कैसे काम चलेगा? वहाँ कोई पुरुष मानुष तो है नहीं। घर द्वार जगह जमीन क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब बोझ मुझी पर तो है। मैं अकेला आदमी क्या क्या देखूं, क्या क्या संभालूं। गुस्सा होने पर भी भाई की बातचीत के ढंग से कुसुम हंस पड़ी। उसने कहा, नहीं दादा तुम संभाल लोगे, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, एक बार देखाओ। सचमुच ही मेरा जीना मालूम क्यों उसके लिए आज बहुत घबरा रहा है। जूतों को हाथों से हटाकर कुंज ने अत्यंत रूखेपन से कहा, मैं नहीं जाता। मेरी शादी में वृंदावन नहीं आए, क्या वे इतने बड़े आदमी हैं जो नहीं आ पाए? कुंज की बातें धीरे धीरे कुसुम की बर्दाश्त से बाहर हुई जा रही थीं, तो भी उसने बहुत ही शांत और सहज स्वर में कहा, उस दिन उन्हें बुखार हो गया था। कुंजनाथ ने कहा, नहीं, ये बात सुनकर नलडांगे में बैठी मेरी सास ने उसी वक्त कहा था। झूठ बात है, चालाकी है, उन्हें धोखा देना आसान नहीं। मालूम है, घर बैठे बैठे वे देश भर का हाल बतला सकती हैं। नमक हराम और कहते किसे हैं इसे ही तो। मैं उनका मुंह नहीं देखना चाहता। यह कहकर कुंज ने गंभीर भाव से खड़े होकर जूता पहना। कुसुम पर मानो वज्रपात हो गया। कुछ देर तक वो स्तब्ध खड़ी रही, फिर उसने धीरे से कहा, वे नमक हराम हैं? तुमने उस दिन इन्हें खूब नमक खिलाई जिस दिन न्योता देकर भाग निकले थे। क्यों दादा, सपने में भी मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम ऐसे हो जाओगे। कुंज के पास इसका कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो इस तरह खड़ा रहा जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। कुसुम ने फिर कहा, जिसे तुम अपनी जायदाद कहते हो वो किसकी होती? तुम्हारी शादी किसने कराई?
कुंज ने लौटकर जवाब दिया। कौन किसकी शादी कर देता है? माँ मतलब सास कहती हैं, फूल खिलने को आता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, शादी अपने आप हो जाती है। अपने आप? और क्या? कुसुम ने आगे कुछ नहीं कहा। चुपचाप वो अपनी कोठरी में चली गई। शर्म और नफरत से उसकी छाती फटने लगी। तौबा तौबा तौबा, कहीं ये बातें वे सुन लें। सुनेंगे तो कहेंगे कि भाई बहन एक ही सांचे में ढले हैं। करीब 20 मिनट बाद नए जूतों की चरमराहट की आवाज़ सुनकर कुसुम ने बाहर आकर पूछा, कब तक लौटोगे? कल सवेरे। इस तरह घर में मुझे अकेली छोड़कर जाते हुए क्या तुम्हें डर नहीं लगता? शर्म नहीं आती? यहाँ क्या कोई बाघ भालू बैठा है जो तुम्हें खा जाएगा? सुबह ही तो मैं लौट आऊँगा। ये कहकर कुंज ससुराल चल पड़ा। लौट कर जलते हुए चूल्हे में कुसुम ने पानी डाल दिया और जाकर बिस्तर पर पड़ गई। दुष्कर्म करने वाला जिस तरह अनुतृप्त और निरुपाय होकर अपना अपराध स्वीकार कर लेता है, उसी तरह की शक्ल बनाकर वृंदावन ने अपनी माँ के पास जाकर कहा, मुझे क्षमा करो माँ और आज्ञा दो कि खोज खाज कर मैं तुम्हारे लिए कोई दासी ले आऊँ। मुझसे ये देखा नहीं जाता कि गृहस्थी का बोझ संभालते संभालते ही एक दिन तुम मर जाओ। ठाकुर घर में माँ पूजा का सामान ठीक कर रही थीं। सिर उठाकर बोली, क्या करेगा? एक दासी तुम्हारे लिए लाऊंगा। वो चरण की देखभाल करेगी, तुम्हारी सेवा करेगी और ज़रूरत पड़ने पर ठाकुर जी की सेवा पूजा भी करेगी। बस आज्ञा दे दो। ये कहकर वृंदावन उत्सुक और व्यथित दृष्टि से अपनी माँ की ओर देखते रहे। माँ ने बेटी की बात का मतलब अब समझा, क्योंकि अपनी जाति के अलावा कोई दूसरी इस घर में नहीं आ सकती थी। थोड़ी देर के चुप रहने के बाद माँ ने पूछा, ये क्या तुम सच कह रहे हो? सच नहीं तो क्या झूठ कह रहा हूँ? तुम्हें मालूम है कि जब से मैंने होश संभाला तुम्हारे सामने कभी झूठ नहीं बोला। खैर जरा सोच विचार कर लूँ, कहकर वृंदावन की माँ हंसी और अपने काम में लग गई। सामने जाकर बैठते हुए वृंदावन ने कहा, नहीं माँ, ये नहीं होगा। सोचने विचारने का समय मैं तुम्हें नहीं दूंगा। यही तय करके आया हूँ कि माँ की आज्ञा लेकर ही कमरे से बाहर निकलूँगा। सोचने विचारने का समय क्यों नहीं दोगे? इसकी एक वजह है माँ। सोच विचार कर तुम जो कहोगी वो तुम्हारी अपनी बात होगी, मेरी माँ की आज्ञा नहीं। अच्छे बुरे की राय मैं नहीं चाहता, केवल आज्ञा चाहता हूँ। सिर उठाकर थोड़ी देर तक देखती रहने के बाद माँ ने कहा, परंतु एक दिन जब तुम्हें अनुमति दी थी और तुम्हें मनाया था तब तो तुमने कुछ ध्यान नहीं दिया था वृंदावन। ये मुझे याद है। उसी पाप के फल से तो मैं आज चारों ओर से घिर गया हूँ। यह कहकर वृंदावन ने सिर झुका लिया। केवल मुझे सुख पहुँचाने की गरज से लड़के ने प्रस्ताव मुझसे किया है और इसे कार्य रूप में परिणत करने में उस पर क्या गुजरेगी, ये निश्चित रूप से समझकर माँ की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने संक्षिप्त उत्तर दिया, अभी सब्र करो, 2-1 दिन बाद कहूँगी। वृंदावन ने हट करते हुए कहा, जिसके लिए तुम टाल रही हो 2 दिन बाद भी होना होगा। अगर तुम चाहो तो उसे क्षमा कर दो, किंतु जिसने तुम्हारा अपमान किया है उसे मैं क्षमा नहीं कर सकता। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता माँ, मुझे आज्ञा दो ताकि स्वस्थ होकर मैं जीता रहूँ। माँ ने फिर सिर उठाकर देखा और कुछ देर तक सोचकर ठंडी सांस लेकर कहा, अच्छा जाओ, आज्ञा है। इस ठंडी सांस का अर्थ वृंदावन ने समझ लिया, किंतु फिर उन्होंने कोई बात नहीं की। पद धूल माथे से लगाकर चुपचाप एक कमरे से बाहर आकर खड़े हो गए। तभी पाठशाला के एक विद्यार्थी ने उनके हाथ में एक चिट्ठी देकर कहा, पंडित जी, ये आपकी चिट्ठी है। माँ ने अंदर से पूछा, किसकी चिट्ठी है वृंदावन? मालूम नहीं माँ, देखता हूँ। ये कहकर वृंदावन कुछ अन्मयस्क से होकर अपने कमरे में चले गए। पत्र खोलकर देखा कि किसी औरत के हाथ के सुंदर और साफ अक्षर हैं। ना तो उसमें कोई काटकूट है और ना कोई गलती। ऊपर श्री चरण कमलेश लिखा गया है, परंतु नीचे किसी का हस्ताक्षर नहीं है। उसके पहले कुसुम की लिखावट उसने कभी नहीं देखी थी, फिर भी उसी दम समझ गया कि चिट्ठी उसी ने लिखी है। लिखा था, मेरे दादा को देखकर शायद अब तुम उन्हें पहचान न सको, कारण किसी से भी किसी प्रकार भी नहीं कहा जा सकता। यहाँ तक कि तुमसे कहते में भी मुझे लज्जा मालूम हो रही है। आज फिर वे ससुराल गए हैं और शायद कल सुबह तक लौटेंगे।
हो सकता है कभी ना आवें, क्योंकि कह गए हैं कि यहाँ कोई बाघ भालू नहीं पड़ा है, अकेली पाकर मुझे कोई खा जाएगा। इसका डर उन्हें नहीं है। अगर इतनी हिम्मत तुम में ना हो तो मेरे चरण को पहुँचा देना। भाई से झगड़ा हो जाने के कारण जलते हुए चूल्हे को सवेरे कुसुम ने फिर नहीं जलाया। दिन भर भूखी रही। भय और चिंता के कारण अनेक बार वो बाहर भीतर आई गई, परंतु जब शाम हो गई और किसी के आने की उम्मीद नहीं रह गई तो ये सोचकर कि इस एकांत और सन्नाटे घर में उसे अकेले ही रात भर रहना पड़ेगा, उसका सारा शरीर बार बार कांपने लगा। तभी उसने एक आवाज़ सुनी। चरण दरवाजे पर चिल्ला रहा था, माँ माँ। पुकार सुनकर गहरे पानी में डूबता सा उसका मन जैसे सहसा स्थल पर पांव टिकाकर खड़ा हो गया। दौड़कर वो बाहर चली आई। वो चरण को गोद में लेकर और उसके मुंह पर अपना मुंह रखकर बार बार यही सोचने लगी कि मैं अकेली नहीं हूँ। चरण नौकर के साथ आया था। खाना खाने के बाद रात उसके सोने का इंतज़ाम कुंज की नई दुकान में किया गया। बिस्तर पर लेटकर चरण को छाती से लगाकर कुसुम ने कितनी ही बातें पूछी। आखिर में धीरे धीरे पूछा, क्यों रे चरण, तुम्हारे बाबूजी क्या कर रहे हैं? चरण तुरंत उठकर खड़ा हुआ और अपनी कोट की पॉकेट में से एक छोटी सी पोटली निकाल लाया। उसे कुसुम के हाथ पर रखकर कहा, मैं भूल गया था माँ, ये तुम्हें देने के लिए बाबूजी ने कहा था। पोटली हाथ में लेते ही कुसुम समझ गई कि इसमें रुपए हैं। चरण ने कहा, बस यही देकर बाबूजी लौट गए। कुसुम ने घबराकर पूछा, कहाँ से लौट गए रे? चरण ने हाथ उठाकर कहा, वहाँ से, उस जगह से। तो क्या वे नदी से इस पार तक आए थे? चरण ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। कुसुम ने फिर कुछ नहीं पूछा। अभिमान के कारण वो चुपचाप पड़ रही। उस दोपहर को बिना पानी पिए जब वे चरण को लेकर चले गए तो कुसुम ने भी दोबारा सिफारिश नहीं की थी, बल्कि कुछ खरी खोटी ही सुना दी थी। तब से कभी भी वे दिखाई नहीं पड़े। पहले सैकड़ों बहाने से वे इधर से गुजरते थे, परंतु अब इधर आने का कोई मतलब ही नहीं रहता। मतलब न रहा हो, किंतु अंतर्यामी ही जानते हैं कैसे बाट जोहते जोहते वो अपना एक एक दिन गुजारती है। राह से गुजरती हुई किसी बैलगाड़ी की आवाज़ सुनते ही उसकी नसों का खून अजीब तेज़ी से दौड़ने लगता है और बड़ी उम्मीद से दरवाजे की आड़ में खड़ी होकर वो टकटकी लगाए देखती रह जाती है। दादा की शादी की रात को भी वे नहीं आए और आज भी दरवाजे तक आकर चुपचाप लौट गए। तब सहसा उसे उस दिन की बात याद आ गई जिस दिन कुंज कणों की जोड़ी लौटाने गया था और उन्हें कहते सुनाया था कि उन लोगों की चीज़ लौटाकर भगवान ने उन्हें सतर्क कर दिया है। वो सोचने लगी कि सचमुच ही उनके मन का भाव ऐसा ही हो गया तो आघात पहुंचाने में अपनी ओर से तो उसने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। बार बार आघात पहुंचाया है, यहाँ तक कि माँ का भी अपमान किया है। थोड़ी देर के लिए भी उसके दिमाग में बात नहीं आई कि उस दिन उसकी बुद्धि को क्या हो गया था। जिस संबंध को इतने दिनों से वो जी जान से अस्वीकार करती आई है, उसी के खिलाफ उसका सारा शरीर और मन विद्रोह कर उठा। अत्यंत क्रोधित होकर वो बार बार तर्क करने लगी कि ये क्या, मेरे हाथ का बनाया हुआ संबंध है जो मेरे नहीं नहीं कहने से खत्म हो जाएगा? सचमुच ही मेरे हृदय की समस्त भक्ति और कामना इस प्रकार उन्हीं पर क्यों एकाग्र हो गई है? गृहस्थी संबंधी महज एक दिन की बातचीत से और एक बार की बिल्कुल साधारण सेवा से मेरे हृदय में उनके प्रति इतना प्रेम कहाँ से आ गया? जोर देकर बार बार कहने लगी कि किसी तरह की कसम खाकर मैं कह सकती हूँ कि वो जचता नहीं है। मेरी बदनामी की बात किसी तरह सच नहीं है। केवल अपमान की ज्वाला के कारण मेरी माँ यह अमिट कलंक मेरे सिर पर छोड़ गई। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद वो मन ही मन कहने लगी, माँ तो तर गई हैं, झूठ सच साबित करने का कोई उपाय नहीं है, किंतु मैं चाहे कुछ भी क्यों ना हूँ, पर उन्हें भी मालूम है कि उनकी धर्म पत्नी मैं ही हूँ, तो मेरी ये अनुचित ढिठाई वे क्यों सहन करते हैं? जोर करके क्यों नहीं आते? मेरा सारा अभिमान कुचल कर वे क्यों नहीं जहाँ तबीयत होती है वहाँ मुझे खींच ले जाते हैं? मैं विरोध करने वाली कौन होती हूँ? और उस विरोध को स्वीकार करने का अधिकार उन्हें भी तो नहीं है। अचानक उसका शरीर कांप गया, जिससे उससे चिपट कर सोए हुए चरण की निद्रा टूट गई। उसने कहा, क्या है माँ? कुसुम ने उसे दामन से लगाकर धीरे से कहा, बतला तो बेटा, तू किसे ज़्यादा चाहता है, मुझे या बाबूजी को?
चरण ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें। बड़े होकर अपनी माँ को खाना दोगे चरण? हाँ दूंगा। जब तुम्हारे बाबूजी मुझे निकाल देंगे तो अपनी माँ को अपने यहाँ जगह दोगे? हाँ दूंगा। चरण ये तो समझता था कि किस हालत में माँ को क्या देना होगा, किंतु इतना समझता था कि किसी हालत में अपनी माँ के लिए उसे कुछ भी अदेय नहीं हो सकता। कुसुम की आंखों से आंसू गिरने लगे। चरण के सो जाने के बाद आंखें पोंछकर उसकी ओर देखते हुए वो मन ही मन कहने लगी, मुझे डर किस बात का, चाहे और कोई मुझे जगह दे या ना दे, परंतु मेरा लड़का है, वो तो जगह देगा ही। दूसरे दिन सूर्योदय के थोड़ी ही देर बाद माँ बेटे जब नदी से नहाकर लौटे तो उन्होंने देखा कि आंगन में खड़ी एक प्रौढ़ा स्त्री कुंजनाथ से अनेक तरह के सवाल पूछ रही है और यथा योग्य वे उसका जवाब दे रहे हैं। वो कुंजनाथ की सास थी। अपने दामाद का घर केवल उत्सुकता के कारण ही देखने वो नहीं आई थी, बल्कि ये भी देखने आई थी कि अपनी एकमात्र कन्या रत्न को किस दिन यहाँ भेजना निरापद है या नहीं। कुसुम को आते देखकर अचानक वो अवाक होकर उसकी ओर देखती रह गई। यौवन श्री उनके भीगे कपड़ों में नहीं समाती थी। शरीर का कंचन सा रंग उसकी गीली धोती में से फूट फूट कर बाहर निकला पड़ता था। उसकी भीगी केश राशि उसकी सारी पीठ पर से होकर उसके घुटनों को छूते हुए लटक रही थी। कमर पर बाईं ओर से पानी से भरा एक घड़ा था और दाहिनी हाथ से वो चरण का बायां हाथ पकड़े थी। चरण भी पानी से भरा हुआ एक छोटा सा लोटा लिए था। ऐसी मात्र मूर्ति संसार में शायद ही कभी दिखलाई देती है, तो अवाक रह जाना पड़ता है। कुंजनाथ को भी टकटकी लगाकर देखते देखकर कुसुम को बड़ी लज्जा महसूस हुई। जल्दी से वो वहाँ से जा रही थी कि कुंज की सास ने कहा, यही है शायद कुसुम? कुंज ने खुश होकर कहा, हाँ माँ, ये मेरी बहन है। सारा आंगन गोबर से पुता हुआ था। कुसुम ने वहीं गड़ा रखकर प्रणाम किया और माँ की देखा देखी चरण ने भी प्रणाम किया। उसने कहा, मुझे याद है, इस लड़के को कहीं मैंने देखा है। लड़के ने तुरंत ही अपना परिचय दिया, मैं चरण हूँ, दादी के साथ मामी को देखने के लिए तुम्हारे घर गया था। कुंज की सास ने कहा, शायद वृंदावन वैष्णव का लड़का है, छोटे से लड़के की बातें तो जरा सुनो। मारे आश्चर्य के कुसुम का प्रफुल्लित चेहरा सहसा स्याह हो गया। एक बार उसने अपने भाई की ओर देखा और एक बार उस अत्यंत अशिक्षित और अप्रिय वादिनी के मुंह की ओर देखा और घड़ा उठाकर लड़के का हाथ पकड़कर रसोई घर में चली गई। एकाएक ये क्या हो गया? कुंज भोला भाला है, फिर भी सास की ये अप्रिय बात उसके कानों में खटकी, खासकर इस कारण कि अपनी बहन के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। उसका चेहरा देखते हुए भाप गया कि इस वक्त उसके चेहरे का भाव कैसा हो गया। वो समझ गया कि कुसुम इसे किसी तरह भी नहीं देख सकेगी। उसकी सास भी मनी मन लज्जित हो गई। ठीक वैसा ही कहना वो नहीं चाहती थी। अशिक्षा और अभ्यास के कारण ही उसके मुंह से वो बात निकल गई थी। कुसुम ने रसोई घर में से गोकुल की विधवा को गौर से देखा। उम्र 40 के लगभग थी। धोती तो बिना किनारे की सादी ही थी, परंतु गले में सुनहरा हार, कानों में बालियां और बाजूबंद थे। अपनी सास से मुलाकात करने पर उससे नफरत होने लगी। वो कुंज से बातें कर रही थी। बातें न सुन सकने पर भी वो अच्छी तरह समझ गई कि वो मेरे ही बारे में बातचीत हो रही है। कुंज की सास पान और सुरती कुछ ज़्यादा खाती थी। ये काम सवेरे से ही शुरू हुआ और दनादन दिन भर चलता रहा। नहाने के बाद उसने अपने सारे शरीर में अच्छी तरह चंदन का तिलक लगाया। इस अनुष्ठान का सामान वो अपने साथ ले आई थी। यहाँ तक कि मुंह देखने के लिए छोटा सा शीशा लाना भी वो नहीं भूली थी। दैनिक पूजा खत्म कर कुसुम रसोई करने बैठी थी कि वो भी पास आ बैठी। इधर उधर देखकर कुंज की सास हंसकर बोली, क्यों, तुम्हारे गले में ना तो माला ही है और ना तुमने तिलक ही लगाया है, वैष्णव की तुम कैसे बेटी हो? कुसुम ने थोड़े में ही जवाब दिया, मैं ये सब नहीं करती। नहीं कहने से तो काम चलने का नहीं, तब तो तुम्हारा छुआ हुआ पानी भी नहीं कोई पिएगा। कुसुम ने मुड़कर कहा, तो रसोई के लिए मैं अपना अलग इंतज़ाम कर दूं? मैं तो घर की ठहरी तुम्हारे हाथ का खा ही लूँगी, किंतु कोई दूसरा तो नहीं खाएगा। कुसुम ने कुछ जवाब नहीं दिया। तभी कुंज ने आकर पूछा, चरण कब आया कुसुम? कल शाम को। कुंज की सास ने कहा, मैंने तो हाल में सुना था कि वृंदावन वैष्णव अब इसे ग्रहण नहीं करेगा,
किंतु अपने लड़के को तो उसे नौकर से भिजवा दिया है। कुंज ने चकित होकर कहा, ये किसने कहा माँ? सास ने गंभीर होकर कहा, और भी तो मेरे 4 कान और आंखें हैं। जो कुछ सुना है बेटा ठीक ही सुना है। उन लोगों के इतना कहने सुनने, समझाने बुझाने और दौड़ धूप करने पर भी तुम्हारी बहन राजी नहीं हुई। लोग तो 10 तरह की बातें करेंगे ही। मोहल्ले में कई जवान लड़के हैं और तुम्हारी बहन की चढ़ती उम्र और कंचन सा रंग है। कहते हैं मन और मोती एक ही तरह का होता है। बेटा, पैर फिसलने और मन डिगने में कितनी देर लगती है? कुंज ने समर्थन किया, हाँ माँ, ठीक कहती हो। सहसा सिर उठाकर कुसुम ने आंखें तरेड़ कर कहा, तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो दादा? उठ जाओ यहाँ से। कुंज तो सहम कर वहाँ से उठने लगा, किंतु उसकी सास ने गर्म होकर कहा, दादा के छिपाने से लोगों की आंखों पर पर्दा नहीं पड़ेगा बेटा। अभी नदी से नहाकर सिर के बाल खोले और भीगी धोती पहने तुम आई हो तो अपनी छाती पर हाथ रखकर कहो, इस तरह तुम्हें देखकर तुम्हारे भाई का ही नहीं बल्कि मुनियों का भी मन डोल जाएगा या नहीं? कुसुम ने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम्हारे पाँवों पड़ती हूँ दादा, खड़े होकर सुनते मत रहो, चले जाओ यहाँ से। उसका मुंह, आँख और चिल्लाना देखकर कुंज घबरा गया और वहाँ से भाग गया और चूल्हे पर से तरकारी की कढ़ाई धम से नीचे पटक कर कुसुम जल्दी से रसोई घर के बाहर चली गई। कुंज की सास वहीं बैठी रही। उनका चेहरा स्याह हो गया। उनका ख्याल था कि कलह करने में मुझसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होगा। सपने में भी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये निस्सहाय और गरीब लड़की भी मुझे इस तरह अप्रतिभ करके चली जाएगी। कारण तो कुसुम नहीं समझ सकी, किंतु इसमें तनिक भी संदेह नहीं रहा कि भाई की सास उस दिन झगड़ा करने की नीयत से आई थी। इसके अलावा उसके कहने का यह भी मतलब जान पड़ा कि वृंदावन के अपनाने और ले जाने की इच्छा रहने पर भी कुसुम किसी खास और गूढ़ कारण से ही नहीं गई है। वो गूढ़ कारण क्या हो सकता है, ये तो उससे छिपा है नहीं। वो यह तो जानती ही है कि उसका आभास पाकर खुद वृंदावन ने भी उसे ले जाने का विचार छोड़ दिया है। इस इशारे में ही कुसुम आपे से बाहर हो गई थी, परंतु साथ ही ये भी समझ गई थी कि उसका इस तरह से रसोई घर से उठकर चले आना ठीक नहीं हुआ। कुंज की सास ने दिन भर कुछ नहीं खाया और अंत में बहुत खुशामद करने पर रात को खाया। उसकी मान रक्षा के लिए दिन भर कुंज अपनी बहन को बुरा भला कहता रहा, किंतु क्रोध और मान अभिमान खत्म हो जाने पर भी उसने अपनी बहन से एक बार भी भोजन कर लेने के लिए नहीं कहा। दूसरे दिन सवेरे कुंज की सास जब घर जाने लगी तो उसकी पद धूल माथे से लगाकर वो चुपचाप खड़ी हो गई, परंतु कुंज की सास कुछ बोली नहीं, बल्कि अपने दामाद को लक्ष्य कर कहा, बहन के पास यहाँ बैठे रहने से तो काम चलने का नहीं, तुम्हें अपनी जगह ज़मीन देखनी चाहिए। कुसुम के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, इसलिए सिर झुकाकर वो चुपचाप सुनती रही। ठीक ही तो है, भाई भला दोनों जगहों की देखभाल कैसे कर सकता है। करीब 2 महीने बीत गए। इतने ही दिनों में कुंज की सास ने उसे जैसे बिल्कुल बदल दिया है। अब अक्सर ही वो यहाँ नहीं रहता और रहता है तो ठीक से बात भी नहीं करता। कुसुम सोचती है कि ये एक तरह से कैसे बदल गया। अगर वो जानती कि कुंज जैसे सरल और अल्प बुद्धि लोग भी इस तरह बदल जाते हैं तो दुख उसे शायद उतना असह्य नहीं होता। भाई बहन में अब वो स्नेह नहीं रह गया, लड़ाई झगड़ा भी अब नहीं होता। कुसुम अब ना तो लड़ना झगड़ना चाहती ही है और ना उसे हिम्मत ही होती है। उस दिन महज एक रात के लिए घर में अकेली रहने के कारण भय से वो घबरा गई थी, परंतु अब कितनी ही रातें अकेले गुजार देनी पड़ती हैं। दुख में रहने के कारण अवश्य ही उसका डर खत्म हो गया है। इन सब बातों की वो तनिक भी परवाह नहीं किया करती है, किंतु उठते बैठते हर वक्त ये बात कांटे की तरह उसके दिल में चुभती रहती है कि वो भाई के सिर पर बोझ बनकर रह गई है। वो यही सोचती है कि वो मर जाए तो भी उसका भाई की आंखों से शायद एक कतरा आंसू नहीं निकलेगा। भविष्य में होने वाले अपने भाई के इस निर्दय व्यवहार को तब वो आंसुओं से धोने के लिए कमरे का दरवाज़ा बंद कर बैठ जाती और फिर दिन भर नहीं खोलती। मन जब बहुत भारी हो जाता तो चरण के बारे में सोचने लग जाती। महज वही माँ माँ पुकारता हुआ जब तब दौड़ा आता और उसे छोड़कर किसी भी तरह नहीं जाना चाहता। अपना सारा संकोच छोड़कर कुसुम ने एक दिन उसके हाथ से एक पत्र भी वृंदावन के पास भिजवाया था, परंतु वृंदावन के पास वो संकेत बिल्कुल बेकार साबित हुआ,
क्योंकि कुसुम जैसे प्रत्युत्तर की आशा करती वो क्या, कागज पर लिखकर 2 लाइन का भी जवाब नहीं आया। आए महज कुछ रुपए और लाचार होकर कुसुम को स्वीकार करने ही पड़े। कल रात कुंज घर आया है सवेरे लौट जाने के लिए। जो ही वो तैयार हुआ कुसुम सामने आकर खड़ी हो गई। आजकल भाई से ना तो किसी बात के लिए कोई निवेदन ही करती है और ना ही किसी बात के लिए मना ही करती है। अनायासी कोमल स्वर में कह बैठी, दादा क्या इतने सवेरे चले जाओगे? खाना बनाने में देर नहीं होगी, थोड़ा खाकर ही जाना। मुंह फेर कर और चेहरा विकृत करके कुंज ने कहा, जिस बात का डर था वही हुआ। चलते वक्त आखिर तुमने टोक ही दिया। मजबूर होकर कुछ बर्दाश्त करना कुसुम ने सीख लिया था, किंतु बेवजह मुंह बनाने से उसे बहुत गुस्सा हुआ। जवाब में उसने चेहरा विकृत नहीं किया, किंतु कड़े स्वर में बोली, डरो मत दादा, मरोगे नहीं। चलते वक्त आज तक जितनी बार मैंने तुम्हें टोका है, आदमी होते तो अब तक उतने में तुम मर गए होते। मैं आदमी नहीं हूँ? नहीं, कुत्ते बिल्ली भी तुमसे कहीं अच्छे हैं, नमक हराम वे नहीं होते। ये कहकर जल्दी से वो कमरे से चली गई और अपने पीछे से दरवाज़ा बंद कर लिया। कुंज थोड़ी देर तक बेवकूफ़ हो खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे चल दिया। बाहर का दरवाज़ा उसी तरह खुला पड़ा रहा। कोई घंटे भर बाद उसी दरवाजे से वृंदावन अंदर आए और सब कुछ देखकर चकित रह गए। कुंज के कमरे में ताला बंद था, कुसुम का कमरा अंदर से बंद था और रसोई घर खुला पड़ा था। अंदर झांकते एक कुत्ता कीं कीं करके लज्जा और आक्षेप दिखलाते हुए खाना छोड़कर जल्दी से बाहर भाग गया। खाना कुछ तो बन चुका था और कुछ रह गया था। चूल्हा बुझ गया था। चरण नौकर के साथ पीछे रह गया था। कोई 10-1 मिनट बाद माँ माँ चिल्लाता हुआ और पास पड़ोस के लोगों को अपने आगमन की सूचना देता हुआ अंदर जा पहुँचा। अचानक लड़के की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलकर कुसुम के बाहर होते ही वृंदावन विस्मित और विह्वल होकर आंसुओं से भरा उसका श्रांत और खिन्न मुख देखते ही रह गए। कुसुम ने सोचा तक नहीं था कि अचानक वे इस तरह आ जाएंगे। एक डग पीछे हटकर आंचल से माथा ढककर उसने कमरे में से आसन लाकर बिछा दिया। तब चरण दौड़ता हुआ आया, उसके पाँवों से लिपट गया। कुसुम ने उसे गोद में उठाकर चूम लिया और एक खंबे की आड़ में खड़ी हो गई। माँ की ओर देखकर चरण ने रुआसे होकर कहा, बाबा माँ तो रो रही है। वृंदावन को ये मालूम हो गया था। पूछा, क्या बात है, किस लिए बुलाया था? तब तक कुसुम अपने को संभाल नहीं पाई थी, वो जवाब नहीं दे सकी। वृंदावन ने फिर पूछा, पत्र में लिखा था कि दादा से आकर मिल जाना, कहाँ हैं वे? कुसुम ने भर्राई आवाज़ में कहा, मर गए। अरे मर गए, क्या हुआ था? उनका ये व्यंग कुसुम को बहुत कड़ा लगा। अपनी हालत भूल कर वो जल उठी और बोली, देखो मजाक मत करो, मैं जल बुन रही हूँ, ये सब अच्छा नहीं लगता। मुझे तुमने बुलाया था, उसी का ये बदला चुका रहे हो। ये कहकर वो रो पड़ी। उसकी रुलाई वृंदावन ने साफ सुन ली थी, तो भी वो उन्हें विचलित न कर सकी। कुछ रुककर उन्होंने पूछा, मुझे क्यों बुलाया था? आंसू पोंछते हुए कुसुम ने भारी आवाज़ में कहा, आते ही नहीं तो मैं कहूँ किससे? पहले तो कितने ही कामों से इधर आया जाया करते थे, किंतु अब तो भूल कर भी नहीं आते। वृंदावन ने कहा, भूल नहीं सकता इसीलिए नहीं आ सकता, भूल सकता तो शायद आ जाता। खैर छोड़ो इन बातों को, कहो बात क्या है? कुसुम ने कहा, इस तरह ताने मारने से कहीं कहा जा सकता है? वृंदावन ने हंसकर शांत स्वर से कहा, ताने नहीं मारता, अच्छे भाव से ही पूछ रहा हूँ। खैर कहने में जैसे भी आसानी हो वैसे ही कहो। कुसुम ने कहा, बहुत दिनों से मैं तुमसे एक बात जानना चाहती हूँ। ये अफवाह किसने उड़ाई कि मैं सिर के बाल खोले रास्ते में अपना रूप दिखलाती फिरती हूँ? प्रश्न सुनकर वृंदावन अवाक हो गए। कुछ देर बाद बोले, मैंने? उसके बाद? मेरा ये मतलब नहीं कि अफवाह तुमने उड़ाई, ऐसा कभी सोचा भी नहीं, किंतु। वृंदावन ने बात काटते हुए कहा, किंतु उस दिन तो कहा भी था और सोचा भी था। बड़ा आदमी होकर उस दिन मैं तुम्हें परेशान करने की नीयत से ही अपनी माँ और भाइयों को लेकर तुम्हारे यहाँ खाना खाने आया था। उस दिन जो कर सका वो आज नहीं कर सकता, उसका बदला मेरी माँ से चुकाने में क्या तुम बाज आईं? कुसुम ने बहुत व्यथित और लज्जित होकर धीरे से कहा, मुझसे बड़ी गलती हो गई, तब मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था। अब पहचान गई? कुसुम चुप हो गई।
वृंदावन ने भी थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद सहसा कहा, अच्छी बात है, अभी अभी एक कुत्ता तुम्हारे रसोई घर में घुसकर सब बर्तन और सब खाना खराब कर गया है। कुसुम ने उसी तरह शांत सहज भाव से कहा, कर जाने दो, मुझे तो खाना नहीं है, पहले जाने होती तो बनाती भी नहीं। शायद आज एकादशी है। कुसुम ने सिर झुकाकर कहा, पता नहीं, मैं वो सब नहीं करती। एकादशी नहीं करती? कुसुम ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर झुकाए खड़ी रही। वृंदावन ने संदिग्ध स्वर में कहा, पहले तो करती थी, छोड़ कैसे दिया? बार बार चोट पाकर कुसुम अधीर हो गई। उसने चिढ़कर कहा, नहीं करती, मेरी मर्जी। जानबूझकर कोई अपना सर्वनाश नहीं करना चाहता, इसलिए नहीं करती। दादा का व्यवहार तो बर्दाश्त से बाहर हो गया, किंतु तुम्हारे व्यवहार से तो तबीयत होती है कि गले में रस्सी बांधकर लटक जाऊं। वृंदावन ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं करना। मेरे व्यवहार का विचार फिर कभी हो जाएगा, अगर ना भी हो तो कोई बात नहीं, परंतु दादा का व्यवहार बर्दाश्त से बाहर क्यों हो गया? कुसुम ने उत्तेजित होकर कहा, उसकी बड़ी भारी कहानी है, इतना धैर्य मुझ में नहीं है कि उसे सुना सकूं। थोड़े में यही है कि अपना घर बार छोड़कर अब मेरी चिंता नहीं कर सकते। उनकी सास का हुक्म नहीं है। मुझे खाना कपड़ा भी देना बंद कर दिया है। अगर चरण अपनी माँ का भार नहीं लिए होता तो अब तक मैं सूख कर मर गई होती। इस वक्त में ये कहकर वो अचानक रुक गई और सोचने लगी कि कुछ कहना ठीक है या नहीं। फिर कहा, अब मैं बिल्कुल तुम्हारे सिर का बोझ बन गई हूँ, इसलिए एक दिन एक क्षण भी यहाँ रहने को जी नहीं चाहता। वृंदावन ने हंसते हुए कहा, बस इसलिए रहने को जी नहीं चाहता? कुसुम ने एक बार सिर उठाकर फिर नीचे कर लिया। इस सहज साहस्य प्रश्न में तो जो तानाकशी की गई थी उससे उसे गंभीर चोट लगी। वृंदावन ने कहा, चरण अपनी माँ का भार अवश्य लेगा, किंतु तुम रहना कहाँ चाहती हो? कुसुम ने वैसे ही सिर झुकाए कहा, मैं कैसे जानूं, वे ही जाने। वे ही कौन, मैं? कुसुम चुप रही। वृंदावन ने कहा, यह नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे किसी काम में दखल नहीं दे सकता। केवल माँ कह सकती हैं, उनके साथ तुमने चाहे जैसा व्यवहार किया हो, परंतु अगर चरण का हाथ पकड़कर तुम उसके पास चली जाओ तो उपाय वे अवश्य कर देंगी। किंतु तुम्हारे भाई? कुसुम की आंखों से आंसू बह चले। आंसू पोंछकर उसने कहा, मैंने तो कह दिया कि दादा मर गए, लेकिन ये बतलाओ कि पैदल चलकर कैसे मैं भिखारी की तरह तुम्हारे गांव जाऊंगी? वृंदावन ने कहा, ये तो मैं नहीं जानता, किंतु जा सकती तो अच्छा होता। इसके अलावा कोई सीधा रास्ता मैं नहीं देखता। थोड़ी देर चुप रहने के बाद कुसुम ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारी मर्जी। अत्यंत संक्षिप्त और सीधा जवाब था। इसमें कोई छिपा हुआ अर्थ या अस्पष्ट बात नहीं थी। अब सचमुच ही कुसुम को भय हुआ। थोड़ी देर तक तो सिर उठाए हुए वो इस बात की प्रतीक्षा करती रही कि वृंदावन और कुछ कहते हैं या नहीं। इसके बाद उसने नम्रता और संकोच से कहा, परंतु यहाँ भी तो मेरे लिए अब कोई जगह नहीं रह गई है। मैं दादा को भी दोषी नहीं कहती, क्योंकि अपना नुकसान कर जो दूसरों की भलाई नहीं करता उसे दोषी नहीं कहते, किंतु तुम तो मुझे इस तरह छोड़कर नहीं त्याग सकते। वृंदावन ने कोई जवाब नहीं दिया। उठकर खड़े होते हुए कहा, अब देर हो रही है, चरण तू चलेगा या यहीं रहेगा? अच्छा रहे और तुम्हारी मर्जी हो तब आना। मुझे विश्वास है कि चरण का हाथ पकड़कर यदि तुम माँ के सामने खड़ी हो, इसमें तुम्हारा कुछ अपमान नहीं हो जाएगा। अच्छा, तो अब मैं चला। यह कहकर जो ही आगे बढ़े कि कुसुम ने चरण को गोद से उतार कर सीधे खड़े होकर कहा, आज मैं समझ गई। अपनी इस विपत्ति की बात भी मुंह खोलकर कहने पर जब तुमने खड़े होकर कहा, देर हो रही है, मैं चला, और ये जानते हुए भी कि मैं निराश्रय हूँ, तुमने आश्रय देना नहीं चाहा, तब तुमसे मुझे ना तो कोई उम्मीद ही है, ना ही कुछ कहना है। फिर भी मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, ठीक जवाब दो। वृंदावन ने उदास और विस्मित होकर कहा, दूंगा। आश्रय देने से मैंने कभी इनकार नहीं किया है, बल्कि उसे ग्रहण करने में तुम्ही ने बार बार इनकार किया है। कुसुम ने दृढ़ स्वर में कहा, झूठ बात है। उस वक्त ना मालूम मुझे कैसे कुमति आ गई थी कि माँ के दिल को ठेस पहुँचाकर मैंने बहुत अपराध किया। अंतर्यामी जानते हैं कि उसका दुख मरने पर भी मेरे मन से नहीं निकलेगा, और यही कारण है कि सास, पति और पुत्र सब कुछ रहने पर भी मैं दूसरे के सिर का बोझ बनी हुई हूँ, निराश्रय हूँ। आज तक ससुराल का मुँह नहीं देख सकी।
मेरा अपराध कितना ही महान क्यों ना हो, फिर भी मैं उस घर की बहू हूँ। दिन में पैदल चलकर भिखारियों की तरह तुम मुझे वहाँ जाने को कैसे कह रहे हो? तुम्हें और कोई सरल रास्ता नहीं दिखाई दिया? मालूम है हम बड़े गरीब हैं। भीख मांग मांग कर मेरी माँ ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है और मामूली पेशा से दादा अपने दिन काटते रहे। तभी तुमने सोचा कि भिखारिन की लड़की अगर भिखारिन की तरह हो जाए तो उसमें हर्ज क्या है। परंतु ये तुम्हारी भूल ही है, घमंड भी है। यहीं रहकर मैं मर जाऊंगी, किंतु तुम्हारे आगे हाथ फैलाकर तुम्हारी हंसी का पात्र नहीं बनूंगी। वृंदावन अवाक होकर खड़े खड़े सुनते रहे। बोले, जाता हूँ, मुझे अब कुछ नहीं कहना है। वैसे ही कुसुम ने जवाब दिया, जाओ, किंतु जरा रुको, एक बात और है, कृपया झूठ मत बोलना। मैं पूछती हूँ, क्या मेरे बारे में तुम्हें कुछ शक पैदा हो गया है? अगर हुआ है तो तुम्हारे सामने खड़ी होकर मैं शपथ लेती हूँ कि। वृंदावन दो एक डग आगे बढ़ गए थे, रुक गए और अत्यंत आश्चर्यचकित होकर बात काट कर बोले, ये क्या, बेकार शपथ क्यों ले रही हो? तुम्हारे बारे में मैंने कुछ नहीं सुना है। फिर उसके अधखुले मुंह की ओर देखकर मधुर किंतु दृढ़ स्वर में बोले, इसके अतिरिक्त किसी के चाल चलन पर नज़र रखने की मेरी आदत नहीं है और वो ठीक भी नहीं है। तुम्हारे स्वभाव या चरित्र के बारे में जानने की मुझे कुछ भी उत्सुकता नहीं है और मैं उनकी आलोचना करना भी नहीं चाहता। सबको मैं अच्छा समझता हूँ और तुम्हें भी बुरा नहीं समझता। यह कहकर वृंदावन धीरे धीरे बाहर निकल गए। वज्राहत की तरह कुसुम स्तब्ध रह गई। चरण ने पूछा, माँ नहाने नहीं चलोगी? कुसुम ने कोई जवाब नहीं दिया। चरण को लेकर धीरे धीरे वो अपने कमरे में जाकर चारपाई पर पड़ी रही और उसे छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। उपन्यास की शेष कहानी सुनिए अगले भाग में।